इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रोज का। जो क्लास 12 आप पढ़ते हो, लेसन 4 का द होम कमिंग का 4th पार्ट। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं, 3 पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं। बहुत लंबा ये चैप्टर है, इसलिए इसको 5 पार्ट में मैंने बनाया है। ये 4था पार्ट है। फिर कुछ दिनों बाद आपको 5वां पार्ट मिल जाएगा। अगर आपको पिछले के 3 पार्ट देखने हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको पिछले 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। ये पार्ट जो है येट इट इज़ से स्टार्ट है और टू इज़ आन तक ख़त्म हो जाएगा। कुछ वर्ड मीनिंग इसमें हम चलिए देखते हैं जो इस चैप्टर में आएंगे, इस खासकर इस वीडियो में आएंगे। इसको आपको समझना ज़रूरी है। येट मतलब होता है अभी तक। बोलते हैं ना अभी तक तो मैं गया ही नहीं, तो येट इस तरह का यूज़ करते हैं। क्रेव मतलब लालसा, चाला मतलब एक तरीके से आपको इच्छा होती है उसके लिए। डिवोटेड मतलब भक्त। कंसिडरेशन मतलब जब आप विचार कर रहे होते हो, कंसिडरेट करते हो, विचार नाउन की तरह यूज होता है। रिगार्डेड मतलब कि किसी चीज़ से संबंध होना या संबंधित होना। फिर इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस मतलब क्षमा मांगना या क्षमा। स्कॉल्डिंग मतलब डांट झपट। जैसे आपको कोई डांटता है, टीचर डांटते हैं ना होमवर्क न करने पर, तो वो स्कॉल्ड करते हैं, आपको डांटते हैं। चिडिंग मतलब भी डांटना ही होता है, लेकिन दोनों वर्ड थोड़े थोड़े अलग हैं, सिनोनिम्स से पर्यायवाची हैं। स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्ता। पैराडाइज मतलब स्वर्ग। बोलते हैं ना ये एकदम पैराडाइज है, स्वर्ग है। टॉर्चर मतलब कष्ट पहुंचाना। ब्लिस मतलब आनंद। स्लाइटेड मतलब किसी चीज़ से उपेक्षा करना। स्लाइटेड कई सारे मीनिंग होती हैं, यहाँ मैंने उपेक्षा करना लिखा है, लेकिन हो सकता है कि बुक में थोड़ी सी मतलब मीनिंग बदल जाए या यही हो, दोनों हो सकता है। एंग्विश मतलब पीड़ा, कष्ट। डिस्पाइज्ड मतलब किसी चीज़ के उलट या तुच्छ मतलब छोटा। ओकेज़न मतलब अवसर। जैसे बोलते हैं ना दिस इज़ अ वेरी बिग ओकेज़न, ये बहुत बड़ा अवसर है, तो ओकेज़न मतलब अवसर। ओवरजॉयड मतलब मस्त, एकदम बढ़िया से, एकदम खुश। ओवरडू मतलब अधिक करना, कोई काम को ओवर करना, अधिक करना। क्रैम्प्ड मतलब तंग हो जाना है, परेशान हो जाना। नेगलेक्ट किसी चीज़ की उपेक्षा करना, मतलब नज़रअंदाज करना कह सकते हो आप। ऑप्रेस्ड किसी चीज़ को दबा हुआ व्यक्ति, किसी को आपने दबाया है, किसी को आपने परेशान किया है, उसको हम ऑप्रेस्ड यानी पीड़ित बोल सकते हैं। हार्डली मतलब मुश्किल से। मीडो मतलब घास का मैदान। ब्रूक मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। डाइव मतलब होता है डुबकी लगाना या डुबकी, सिंपल जो आप डुबकी लगाते हो पानी में वो। कंपेनियंस मतलब साथी। फ्रेंड बोलते हैं ना, फ्रेंड को कंपेनियन बोल सकते हैं। डेस्पॉट मतलब तानाशाह। टायरेंट मतलब भी तानाशाह होता है। अब बुक में देखेंगे कि दोनों वर्ड का यूज़ कैसे हुआ है। प्री जुडाइज, ये पहले वाले अगर आपने जो तीसरा पार्ट देखा होगा तो आपको पता होगा। प्री जुडिस भी बोलते हैं, प्री जुडाइज बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो मैं प्री जुडिस बोल रहा हूँ। प्री जुडिस मतलब पक्षपात करना या सिंपल पक्षपात। फिर ऑक्यूपाइड किसी चीज़ को कब्जा कर लेना। लॉन्गिंग टू बी होने की लालसा, मतलब किसी चीज़ को होने की लालसा, सोचते हो कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये मेरा हो जाए, तो लॉन्गिंग टू बी वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेज। एक्सप्रेसिबल मतलब अकथनीय, इनएक्सप्रेसिबल। एक्सप्रेसिबल मतलब होता है जिसको आप कह सको, जिसे आप बता सको। इनएक्सप्रेसिबल मतलब जिसको आप बता ना सको, अर्थात कह ना सको, अकथनीय। वेस्टफुलनेस उत्साह। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। इनमोस्ट मतलब ज़्यादातर, अधिकतर। ट्यूलाइट सांझ, जो शाम का समय होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है या लगभग डूब चुका होता है, तो उस समय जो हल्का हल्का उजियारा रहता है, ना तो अंधेरा होता है ना ही दिन होता है, वो जो बीच का समय होता है, शाम का समय, एकदम वो जो भी 10-15 मिनट का 20 मिनट का होता है, उसी को ट्यूलाइट कहते हैं। इस पर मूवी भी आई है हॉलीवुड में। इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक, जो आप नेचर आपका करते ही हो। जैसे ये मेरा इंस्टिंक्ट बिहेवियर है, अगर मेरे साथ आप ऐसा करोगे तो मैं तुरंत ऐसा बोलूँगा, तो मेरा स्वाभाविक बिहेवियर है। तो इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक। एजिटेटेड मतलब उत्तेजित होना। अनकॉथ मतलब गवार। कॉथ मतलब होता है पढ़ा लिखा। लीन मतलब पतला, दो मीनिंग होता है। लीन मतलब होता है एक तरफ झुकना, और इसका एक और मतलब होता है दुबला पतला। प्रेड मतलब होता है शिकार।
गैप्ड मतलब मुंह बनाना। यहाँ जो गैप के कई सारे मीनिंग है, लेकिन यहाँ जो मतलब है और गैप मतलब है मुंह बनाना। ओवरलेडन अधिक लदाया हुआ, अधिक किसी चीज़ को अधिक दे देना कि भाई देखो मैंने तुमको इतना कुछ दिया ही है, ऊपर तुमको अभी और कुछ चाहिए, तो तब हम ये वर्ड यूज करते हैं ओवरलेडन। पेशेंसली धैर्यपूर्वक। विस्टफुली मतलब उत्साह से। गेज्ड किसी को घूर के देखना या घूरा। स्पाइड, स्पाइड मतलब देख लिया। टेरेस मतलब छत। एक, इसको एक बोलते हैं, और एक मतलब होता है दर्द। एच नहीं बोलते हैं, एक बोलते हैं। जैसे केमिस्ट्री होता है ना, केमिस्ट्री में सी एच ई मिलाकर के बोलते हैं, तो वही एक मतलब दर्द। समन्ड, समन्ड अप किसी चीज़ को समन देना है। जैसे आप सुनते होंगे कि कोर्ट में जज ने इनको समन दिया है, इसको तलब किया है ना, तो तलब मतलब समन देना। इंडीड वास्तव में। केन, केन मतलब होता है छड़ी। और अनमर्सीफुली मतलब होता है निर्दयता से। एब्जेक्टली, एब्जेक्टली मतलब होता है नीचता से, बड़े ही क्रूरता से, बड़े ही बोल सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। मर्सीफुली शुक्रगुजार या शुक्रता से, शुक्र बोल सकते हो सिंपल। जीर, जीर मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का। पज्ड, पज्ड मतलब भाव से कोड़ना। जैसे आप किसी को देखकर आप बोलते हैं ना अरे अच्छा नहीं है, तो आप मुंह बनाने लगते हो, आंखें आपकी सिकुड़ने लगती हैं, आप उससे नज़रें चुराने लगते हो, तो उसको पस्ट बोलते हैं। मौस, तब आप बहुत सिकुड़ते हो अपना। ध्यान से कभी चेहरे में देखना, अपना चेहरा शीशे में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लमजी अनाड़ी। कंट्री लाउड, कंट्री लाउड मतलब लाउड मतलब होता है लुटेरा, है ना, इसको लूट भी बोलते हैं। और कंट्री मतलब होता है देश, तो देश लुटेरा, है ना। कंट्री लॉट, देश लुटेरा। हेडेक, तो वही फिर से आया सी अच्छी। जब कभी सी अच्छी एक साथ आ जाए तो उसको कब बोलते हैं, तो हेडेक मतलब सर दर्द। शिवरिंग, शिवरिंग मतलब थरथराहट, कांपना। और न्यूएंसेस मतलब, न्यूएंसेस मतलब बाधा, परेशानी। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम जो देखेंगे पैराग्राफ 5, 3, 4, 5, जो भी हम पैराग्राफ देखेंगे 3, 4, 5, उसमें ये सब हम देखेंगे। तो अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए डिटेल, क्योंकि देखो चैप्टर समझ में आएगा तभी आपको उसके क्वेश्चन आंसर आप रिलेट कर सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले येट से। आपको बता दूं कि इससे पहले के जो पैराग्राफ था उसका थोड़ा सा ब्रीफ दे दे रहा हूँ कि जब वो अपने आंट यानी अपने मामा के घर जाता है तो उसके आंटी उसके बारे में कुछ सोचती हैं, और वो जनरल बातें भी इसमें लिखी गई हैं। जो जनरल बातें एक टीनेजर, एक 12-13 साल के बच्चे के अंदर होता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। अब उसके आगे लिखा है येट, फिर भी। इट इज़ एट दिस वेरी एज, मतलब जो ये समय होता है, वेरी इसलिए लगाया जाता है कि इसी समय, जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम को आप फोर्स करते हो कि इसी समय बात हो रहा है, तो वेरी लगा देते हैं कि एकदम इसी समय। फैन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकग्निशन एंड लव, मतलब फिर भी जो भी कुछ भी उसके अंदर होता है कि वो उसका चेहरा बदलने लगता है, उसका व्यवहार बदलने लगता है और लोगों से कम बात करता है, फिर भी वो जो समय होता है, मतलब वो जो एज होता है 12, 13, 14 साल का उम्र है, इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट अ यंग लैड, लैड मतलब होता है लड़का, तो एक युवा लड़के के दिल में जो एक तरीके से जो इच्छा होती है, यहाँ हार्ट्स ऑफ हार्ट मतलब वही है दिल की इच्छा, तो दिल की जो इच्छा होती है, मोस्ट क्रेव फॉर रिकग्निशन, उसके अंदर भी एक इच्छा होती है, लालच होता है। क्रेव मतलब होता है किसी चीज़ की लालच होना, तो लालसा होना, तो उसके अंदर लालच होता है रिकग्निशन, पहचान का, कि भाई कोई मुझे पहचाने, एंड लव और मुझसे प्यार करे। तो इस उम्र में नॉर्मली आप देखते हो कि जो भी आपने खुद देखा होगा, आपसे जो उस समय अच्छे तरीके से बात करता है आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। जो आपको डांटता है आप उससे अट्रैक्ट नहीं होते हो। नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी आप जब बड़े हो तो समझते हो कि अच्छा उसने मुझे डांटा है, सही लिए डांटा था। उस समय जब मैं 12-13 साल का था तो मुझे गलत लग रहा था, लेकिन नहीं, जो उस समय मेरे टीचर डांटते थे तो वो सही डांटते थे। तो नॉर्मली आप क्या होता है, जो आपसे ज़्यादा प्यार करता है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। यहीं पे लिखा है कि फिर भी उस उम्र के बच्चे को लालसा होती है प्यार की, पहचान की। एंड ही बिकम द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और वो उसका एक तरीके से डिवोटेड, डिवोटेड मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित, और स्लेव मतलब दास, तो पूरी तरीके से समर्पित दास हो जाता है उसका। वन हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उससे मतलब कोई भी 12-13 साल का लड़का हो, कोई भी उससे
कंसिडरेशन, कोई भी उससे विचार करता है, बात करता है और खासकर प्यार से बात करता है, वो उसका एक तरीके से स्लेव हो जाता है, दास हो जाता है। यहाँ दास मतलब ये नहीं है नौकर हो जाता है, यहाँ मतलब है कि उसकी बात मानने लगता है, उसके हर एक बात को वो समझने लगता है, तो ऐसा वो करने लगता है। तीसरी लाइन, बट none dare openly love him for what would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy। लिखा बट none dare openly love him, पर कोई डेयर नहीं करता है, कोई साहस नहीं करता है कि उस उम्र के बच्चे को नॉर्मली लोग प्यार करें। नॉर्मली लोग उस उम्र के बच्चे समझते हैं कि थोड़ा समझदार हो गया तो इसको कुछ समझाओ, अगर ना समझे तो डांटो उसको। नॉर्मली इस उम्र में यही होता है, खासकर नॉर्मल जगह। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, तो ये एक तरीके से ये संबंधित हो जाता है किसी भी क्षमा के लिए बोल सकते हैं आप। इंटेलिजेंस मतलब क्षमा हो सकता है, एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉय, और यही उसके लिए सबसे ख़राब हो जाता है। यानी कि लोग इस समय क्या होता है, उससे उतना प्यार से बात नहीं करते हैं उस उम्र के बच्चे से, और जिसके कारण उसके लिए ये ख़राब हो जाता है और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो रिगार्डेड एज अनड्यू मतलब जिसको आप चुका ना सको, इंटेलिजेंस मतलब क्षमा, जिसको आप दे ना सको क्षमा, वैसा हो जाता है। अर्थात जो बड़े लोग की बात हो रही है, बड़े लोग जो उसको प्यार नहीं करते हैं ठीक से, मतलब नॉर्मली सब प्यार तो करते हैं सब बच्चों को, लेकिन दिखाते नहीं है अपना प्यार। तो जब दिखाएंगे नहीं तो उसके लिए ये सबसे बुरा होता है, क्योंकि उसे फील होता है कि भाई वो कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है या कोई मुझसे अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा है। सो वॉट विथ स्कॉल्डिंग एंड चीटिंग, और क्या होता है जब किसी को आप डांटते हो, स्कॉल्डिंग एंड चीटिंग दोनों मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो होता क्या है कि जब कोई बच्चे को, उस उम्र के बच्चे को डांटता फटकारता है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, तो वो एक आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक खो दिया, उस आवारे कुत्ते की तरह हो जाता है जिसने अपना मालिक खो दिया। अर्थात वो कहीं भी जाता रहता है, कहीं भी करता रहता है और कुछ भी करता है। तो अगर आप उस उम्र के बच्चे से प्यार से बात करोगे तो वो आपका साथी रहेगा, आपका दास हो जाएगा एक तरीके से, आपकी बात मानेगा। लेकिन अगर आप उससे प्यार नहीं करोगे या उससे साथ बातें नहीं करोगे तो वो क्या होता है, ज़्यादा डांटोगे, ज़्यादा फटकारोगे तो वो एक उस गली कुत्ते की तरह हो जाता है जिसका कोई मालिक नहीं होता। अर्थात सिंपल ये कह रहा है कि वो अपनी मन की करता है और किसी की बात तब नहीं सुनता है। ठीक, क्लियर होगा? तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है जनरलाइज कर 12 से 13 साल के बच्चे का। अब चलते हैं आगे, ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा है? फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। 14 साल के बच्चे के लिए, मतलब वही 13-14 साल के बच्चे के लिए उसका घर ही उसका सब ओनली पैराडाइज, उसका एक ही स्वर्ग है। ओनली मतलब सिर्फ उसका स्वर्ग कौन है? स्वर्ग। पैराडाइज मतलब स्वर्ग होता है, तो सिर्फ उसका स्वर्ग वो कौन है? वो उसका खुद का घर है। किसी का घर आप नॉर्मली देखते हो कि जब हम छोटे होते हैं तो नॉर्मली किसी के कहीं जाते हैं रिश्तेदार में तो 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद लगता है चलो घर चले। जब घर आते हो आप 3-4 दिन बाद आपको लगता है अरे वाह घर आ गए, सुकून मिल गया, ऐसा होता है ना। तो वही आपको असली जन्नत घर में मिलती है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद अ स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। स्ट्रेंज मतलब अजीब या अलग, अजीब घर में रहना या मतलब जिसको आप जानते ही नहीं हो, अनजान घर में रहना और अनजान लोगों के साथ रहना इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। वो एक तरीके से टॉर्चर है, मतलब एक तरीके से उत्पीड़न है। आप नॉर्मली आप देखते होगे कि आपको कोई कहे कि भाई जाओ आज आप वहाँ रह लो, कॉल मतलब कि मान लो आप रहते हो जहाँ पे, वहाँ से चौथे घर में रह लो। चौथे घर वालों को आप जानते ही नहीं हो, पता है आप वहाँ चले गए, वहाँ रहने लगे आप 1-2 दिन, तो आपको बड़ा बोर लगेगा, ये कौन है, ये कौन है, कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके लिए अलग से कुछ किया गया है, तो आपको बड़ा अजीब लगता है। वो टॉर्चर देता है आपको, उत्पीड़न देता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। लिखा है जबकि द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव, और अगर उस समय जब टॉर्चर महसूस होता है तो उस समय होना क्या चाहिए? उस समय सबसे ज़्यादा एक तरीके से ब्लिस मतलब होता है किसी को खुश करना है, किसी को आशीर्वाद देना, उस समय ज़्यादा मिलना चाहिए।
तो नॉर्मली आप जब कोई हमारे घर आता है तो अगर उससे हम प्यार से रखते हैं तो वो कहता है चलो ठीक है हम 4 दिन 5 दिन यहाँ रह जाएंगे, लेकिन उससे हम डांटें फटकारें या उसको ध्यान ना दें तो उसका मन एक ही दिन में उब जाएगा, बोलेगा मैं जा रहा हूँ घर। तो वही लिखा है कि इस तरीके के बच्चों के लिए आपको ज़्यादा प्यार, ज़्यादा संवेदना दिखाई चाहिए। द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। तो वो जो वुमेन होनी चाहिए, मतलब ये देखो अभी जनरल बातें हो रही हैं कि जो उस घर की औरतें होनी चाहिए उनको बहुत ही प्यार से देखना चाहिए बच्चों को, नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। और कभी उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि भाई चलो ठीक है ये आया चलो उसको खाना दे दो, भूख लगा हो दे दो, उसको क्या मतलब। तो देखते हो जब कोई मेहमान आता है तो उससे हम बड़ा प्यार से पूछते हैं कि कब खाना खाएंगे, उससे हम 2-3 बार पूछते हैं, है ना। आप देखते हो कि आपसे मम्मी 1 बार पूछेंगी लेकिन उस मेहमान से मम्मी 4 बार पूछेंगी, कुछ लेंगे कुछ खाएंगे, क्योंकि वो फील कराना चाहते हैं अब अच्छा फील करें। तो वही यहाँ पे लिखा है नॉर्मल तरीके से राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि एक 14 साल के बच्चे को अगर वो आपके घर आया है, अलग घर में आया है, दूसरे घर में, अनजान घर में आया है, तो उसको टॉर्चर फील होता है। तो उस समय क्या होता है, उसे ज़्यादा आशीर्वाद देना चाहिए, ज़्यादा उसको अच्छा फील कराना चाहिए, और ख़ासकर औरतों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए उन बच्चों को, है ना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं नॉर्मली माँ से या माँ जैसी औरतों से ज़्यादा अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब देखिए अब आया है कहानी की मेन बात। इट वॉज एंग्विश टू पथिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन द आंट्स हाउस। तो ये उनके लिए एक एंग्विश मतलब होता है एक तरीके से पीड़ा था। एंग्विश मतलब क्या होता है, पीड़ा था पथिक के लिए कि वो अनवेलकम गेस्ट था। अनवेलकम मतलब जिसका कोई स्वागत नहीं करता। तो वो अनचाहा मेहमान था अपनी मामी के घर। आंट मतलब यहाँ मामी मतलब है अपने मामी के घर। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। डिस्पाइज्ड मतलब क्या होता है कि हमेशा उसको वो जो ये एल्डरली मतलब ये जो बुजुर्ग महिला थी ये हमेशा क्या करती थी, इसको डिस्पाइज्ड करती थी, हमेशा उसको तुच्छ दिखाती थी, मतलब नीचा दिखाती थी। एंड स्लाइटेड और हमेशा उसे नज़रअंदाज करती थी। ऑन एवरी ओकेजन हर अवसर पे उसे नज़रअंदाज और नीचा दिखाती थी। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि कभी भी वो उससे मतलब पाथिक से कभी भी कोई काम करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, वो बहुत प्रसन्न हो जाता था कि चलो मामी ने कुछ कहा तो है करने के लिए, है ना, चलो कुछ तो कहा है करने के लिए। वो मुझसे खुश नहीं रहती लेकिन चलो कुछ तो कहा है मुझसे करने के लिए। एंड दैट ही वुड ओवर डू इट, और इसी में वो क्या करता था, तो कुछ ज़्यादा ही कर देता था। बोलते हैं ना खुशी में हम कुछ ज़्यादा ही काम कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, तो वही ज़्यादा खुशी हो जाता था वो और ज़्यादा कुछ कर देता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वो कहती थी, क्या कहती थी, हिम उसे कहती थी, नॉट टू बी सो स्टूपिड, ज़्यादा मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, पर वह हमेशा उसी लेसन में उसी पार्ट में लगा रहता था कि हमेशा वही गलती करता था। जब मामी कुछ कहती थी करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था और खुशी में कुछ गलती कर देता था। ओवरडू मतलब होता है नॉर्मली कुछ ज़्यादा कर देना अर्थात गलती कर देना, ठीक। तो और इसको देखकर जो मामी है वो कहती थी भाई ज़्यादा मूर्ख मत बनो, थोड़ा आराम से करो, लेकिन वो हमेशा ऐसा करता था। चलते हैं अब आगे देखते हैं। लिखा है द क्रैम्प्ड एटमोसफियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड पथिक। तो वो जो क्रैम्प मतलब होता है, बोल सकते हैं कि जो बहुत बुरी तरीके से उसे दबाया जा रहा था। क्रैम्प मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम दबा देना, तंग कर देना। तो जो तंग करने वाला जो वातावरण, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, खासकर नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज, तो नज़रअंदाज करने वाला जो वातावरण उसके पूरे अपना उसके मामी के घर में बन गया था। ऑप्रेस्ड वो एक तरीके से उसको क्या बना दिया पीड़ित बना दिया। पथिक उसको पीड़ित बना दिया पथिक को। यानी कभी भी आप किसी घर रहो और लोग आपको नज़रअंदाज करें, आपसे बातें कम करें और हमेशा आपसे नज़रें चुराएं, तो आप एकदम पीड़ित हो जाते हो। अगर ये चलो अब यहाँ से कब जाएं, ये घर क्यों आ गए थे हम यहाँ।
तो वैसा ही पथिक का हो गया था, पथिक भी एकदम पीड़ित हो गया था। सो मच दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, वो इतना ज़्यादा वो पीड़ित हो गया था कि उसको लगता था कि वो शायद ही इसमें सांस ले सकता है, मुश्किल से सांस ले सकता है। अर्थात यहाँ ये मतलब नहीं है कि वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही थी, यहाँ मतलब है कि अच्छा जीवन जी सकता है। हम बोलते हैं ना, अरे यार यहाँ तो सांस लेने लायक नहीं है, अर्थात यहाँ रहने लायक नहीं है। हम मुहावरे में कहते हैं यहाँ सांस लेने लायक नहीं, अर्थात रहने लायक नहीं है। वैसे यहाँ भी है कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, वो बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था यहाँ पे, अर्थात वो यहाँ बहुत मुश्किल से रह पा रहा था। फिर लिखा है ही वॉन्टेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वो जो पूरा देश है वो खुले में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों और अपने सांस को वो साफ तरीके से, मतलब एकदम आज़ादी से वो लेना चाहता था, अर्थात वो आज़ादी वाला जीवन जीना चाहता था। यहाँ ये मत सोचना कि उसके लंग्स में दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई, नहीं। यहाँ लंग और ब्रीथ का एग्जांपल लेके जो राइटर वो समझाना चाह रहे हैं कि वो आराम वाली ज़िंदगी जीना चाह रहा था, खुली ज़िंदगी जीना चाह रहा था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो आउट, कोई और खुला कंट्री नहीं था। देखो कंट्री का दो अर्थ होता है, एक देश होता है, गांव होता है। तो यहाँ मतलब है गांव, तो कोई खुला गांव, ये पूरे जो खेत था वो यहाँ पर नहीं था जहाँ वो जाकर थोड़ा सांस ले सके। सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल, वो जो पूरा जहाँ वो रहता था अपने मामा के घर, वो पूरी तरीके से घिरा हुआ था। सराउंडेड ऑन ऑल मतलब होता, ऑल साइड मतलब सभी साइड से, सभी जगह से वो घिरा हुआ था। कलकत्ता हाउस एंड वॉल, कहीं मतलब हर जगह से घरें या दीवारें होती थी। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, वो रातों रात, मतलब रात और नाइट आफ्टर नाइट मतलब होता है रातों रात, मतलब एक रात बाद दूसरी रात, तो वो हर रात एक तरीके से सोचता था, वो ड्रीम, वो सपना देखता था ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर के बारे में सपना देखता था रात दर रात। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और अपने आप को वहाँ पाता था, अपने सपना, हमेशा वो सपना देखता था रात को, हर रात को, और देखता था कि वो गांव पहुँच गया अपने, और वहाँ अपने पुराने गांव के वाले घर पहुँच गया है। फिर लिखा है, मैं अगर आपको कहीं लग रहा है कि हाँ पढ़ा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ, नीचे से चौथी लाइन जाइए, नीचे से जो अंडरलाइन है उसको देखो, वहाँ ही रिमेंबर लिखा होगा। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मेडो वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट, उसे याद था वो बहुत ही शानदार जो मैदान था, घास का मैदान, मेडो मतलब था घास का मैदान, तो वो जो शानदार घास का मैदान था उसको याद था। वेयर ही यूज टू, जहाँ वो उड़ाया करता था, क्या उड़ाया करता था, फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन वो क्या होता था, वो अपनी पतंग उड़ाता करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक वेयर ही वुड वंडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे, है ना। तो एक बहुत बड़ा चौड़ा, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, रिवर बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। तो साथ में गांव पे क्या था, नदी किनारा था। वेयर ही वुड वंडर, जहाँ पे वो घूमता था, वंडर मतलब घूमना। याद करिए पहला पार्ट, यहाँ पर जो उसके मामा आए थे तो वो कहाँ पे था, उदास होकर रिवर बैंक पे ही बैठा था ना, जहाँ पे उसने बताया था कि भाई इधर चल जाओ, गलत रास्ता बता दिया था। तो लिखा है वो उसको याद था कि एक चौड़ा रिवर बैंक मतलब नदी किनारा था जहाँ पे वो घूमा करता था। अबाउट द लिव लॉन्ग, जहाँ पे वो बड़े अपनी ज़िंदगी बड़ी लंबी तरीके से वो घुमा करता था। डे, लिव लॉन्ग डे, सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, दिन भर वो गाते और चिल्लाते हुए खुशी से वो वहाँ पर घूमा करता था। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो, जो लिखा है तो नैरो ब्रूक, जो थोड़ा सा जगह था जहाँ वो जा सकता था। एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, वो जो देखो ब्रूक मतलब होता है वैसे नॉर्मली बर्दाश्त करना होता है, लेकिन यहाँ मतलब ब्रूक मतलब वो छोटी सी जगह थी, अर्थात नदी की बात हो रही है। तो वो जो सकरी से ब्रूक थी, वो सकरी से जो भी नदी थी उसमें वो कभी भी जा सकता था। एंड डाइव, और डुबकी लगा सकता था। एंड स्विम, और तैर सकता था। एट एनी टाइम ही लाइक, जब भी उसको पसंद होता था तो तब वो उस नदी में जाकर डुबकी लगाता था और तैर सकता था। लास्ट लाइन है, ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियन, वो अपने बैंड मतलब होता है वही
झुंड। तो अपने दोस्त, अपने लड़कों का जो कंपेनियन मतलब जो पूरे लड़कों का ग्रुप था, उसको वो विचार करता था ओवर whom ही वॉज डिस्पॉट, जिससे वो जिनका वो क्या था, तानाशाह था, राजा था। याद करो पहला पार्ट, वो राजा की तरह बिहेव कर रहा था ना, जब उसका भाई ने उसको डांटा, वो उसने आदेश दिया था कि नाव गिरा दो। याद करो पहला पार्ट। तो वो एक तरीके से राजा की तरह था। तो वही लिखा है कि वो अपने जो भी उसकी बैंड था, जो उसका ग्रुप था लड़कों का, उसमें वो क्या था, वो तानाशाह था, वो राजा था। एंड अबव, चलते हैं आगे देखते हैं। बुक होगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में। लिखा है एंड अबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट ट्रायंट मदर ऑफ हिज। और इसके ऊपर, मतलब ये तो जो हंसी खुश मजाक वाला था, अब उसके ऊपर जो यादें थी ऑफ दैट ट्रायंट, सॉरी टायरेंट मतलब राजा या बादशाह, मदर ऑफ हिज, तो उस बादशाह की माँ की यादें भी सबसे ऊपर थीं। ये सब तो यादें थीं, पतंग उड़ाना, नदी किनारे घूमना, नदी में डुबकी लगाना, दोस्तों का राजा होना, दोस्तों में राजा होना एक तरीके से। तो उससे ऊपर क्या था, वो यादें जो उस राजा की माँ के लिए थीं। हु हैड सच अ प्रीजुडाइस या प्रीजुडिस अगेंस्ट हिम, जिनका पहले से ही विचार बना रहता था उसके खिलाफ। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, जो हमेशा दिन और रात लगा रहता था। अर्थात जो जब कभी कोई बात होती थी तो माँ हमेशा उसके खिलाफ ही जाती थी, पहले से ही मन बना लेती थी कि भाई इसने ही गलती की है। तो ये सब यादें उसको हमेशा सबसे ऊपर रखती थी। जब वो सपने आते थे उसको, तो ये सब यादें उसको याद आती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक तरीके से एक शारीरिक प्यार जैसे जानवर को मिलता था। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। और इसका मतलब समझने के लिए आपके पास थोड़ा सा पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जब देखते हो आप कि जो बछड़ा होता है, मैं जानवर एग्जांपल दे रहा हूँ। बछड़ा शाम को जब उसको भूख लगती है या सिंपल अपने वो माँ के पास नहीं रहता, तो वो रोने लगता है, मतलब वो चिल्लाने लगता है। देखते होगे आपने कभी ना कभी देखा होगा, वो बछड़ा चिल्लाने लगता है गाय को लेकर, अपनी माँ को याद करता है, चिल्लाने लगता है। तो वो एक जो अटैचमेंट होता है, जो प्यार होता है, वो जानवर दिखाने लगता है। हम अगर इंसान हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, चलो माँ बाजार गई है, माँ आ जाएगी शाम तक। लेकिन एक जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो रोने लगता है या वो बिलखने लगता है। तो ठीक वैसा ही हाल पथिक का था। अब हम पढ़ते हैं, अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसे जानवरों का शारीरिक प्यार होता है, वैसा ही कुछ प्यार उसका हो गया था पथिक का। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। लॉन्गिंग टू बी मतलब था लालसा होना। हमेशा जैसे जानवरों को लालसा होता है कि वो हमेशा जिससे वो प्यार करते हैं या जो उनसे प्यार करता है उनके साथ रहें, ठीक वैसे ही जो पथिक था वो भी सोच रहा था कि वो भी अपनी माँ के पास रहे। और फिर लिखा एन इन एक्सप्रेसिबल विस्टफुल ड्यूरिंग एब्सेंस, जैसे जो भावना उत्पन्न होती है एक बछड़े के मन में जब उसकी माँ एब्सेंस होती है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इनएक्सप्रेसिबल मतलब जिसको व्यक्त नहीं कर पाता है उस समय जब उसकी माँ एब्सेंस होती है। ठीक वैसे ही जो पथिक था वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपनी भावनाएं, है ना, जब वो अपनी माँ, अपने पूरे ये सब जो सोचा था उसने, उसके एब्सेंस में था, उसके अनुपस्थिति में था तब। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, उसके मतलब जो एक अंदर से उसके अंदर रोना आ रहा था उसको अपनी माँ को लेकर। इनमोस्ट हार्ट मतलब जो आंतरिक हृदय होता है, अर्थात मन में जो उसके रोना आ रहा था, एक चुप्पी वाला रोना मतलब कि वो दिखा तो नहीं रहा था कि वो रो रहा है, लेकिन मन ही मन वो अपनी माँ को लेकर रो रहा था। लाइक द लोइंग ऑफ काफ इन द ट्यूलाइट, जैसे कि एक बछड़ा अपनी माँ, मतलब लोइंग मतलब वही है यहाँ, मतलब है कि याद करना। जैसे वो एक बछड़ा जो होता है अपनी माँ को लेकर याद करता है। ट्यूलाइट मतलब होता है शाम के समय, जो मैंने अभी आपको अभी एक मिनट पहले एग्जाम्पल समझाया था। दिस लव, यह प्यार, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो एक जैसे कि वो लगभग पूरी तरीके से एक जानवर की तरह था। जैसे जानवर व्यवहार करता है वैसा व्यवहार उसके अंदर, पत्ते के अंदर आ रहा था माँ को लेकर अपने। एजुकेटेड उत्साहित किया। अब ये जो देखो आगे पूरा लिख रहा है, ये सब एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा।
एजुकेटेड वो उत्साहित करता है, किसे उत्साहित करता है? द शाई, शर्मीले, नर्वस, नर्वस मतलब होता है क्या बोलते हैं नर्वस मतलब? एक तरीके से जो नर्वस हो, जो जिसके अंदर हिचकिचाहट हो, लीन पतला, अनकौथ अनपढ़, या बोल सकते हैं गवार, एंड अगली बॉय। तो ये सब उसके अंदर उत्तेजना पैदा कर रहा था कि कब मैं घर जाऊं, कब मैं घर जाऊं। उसके अंदर एक भावना उत्पन्न हो रहा था, जैसे एक जानवर के बच्चे के मन में उत्पन्न होता है। तो वो जो लड़का था वो शाही था, शर्मीला था, नर्वस था, और लीन पतला था, और अनकौथ मतलब होता है गवार था। और क्योंकि उस उम्र में जो गांव के बच्चे जब शहर जाते हैं तो लोग कहते हैं यार ये तो गवार है। तो ऐसा वो पूरा वो जो लड़का था वो ऐसा सोच रहा था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई नहीं समझ सकता था उसके दर्द को। जो भी वहाँ रह रहे थे कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, उसने अपने दिमाग को बार बार ये बात प्रेड किया, एक तरीके से बताया कि भाई देखो क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है, हम जाएंगे गांव जाएंगे, लेकिन अभी यहीं पे रहेंगे, ऐसा वो बार बार सोच रहा था। ठीक। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन पथिक। बैकवर्ड कहने का मतलब ये है कि गांव का, यहाँ बैकवर्ड मतलब ये है कि जिसको कम पढ़ा लिखा हो। तो देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, कोई और बैकवर्ड मतलब पीछे रहने वाला लड़का कोई और नहीं था पूरे स्कूल में, देन पथिक के अलावा। तो पथिक की तुलना में कोई और बैकवर्ड लड़का नहीं था, मतलब और कमज़ोर लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। वो क्या होता था, वो हमेशा मुंह बना लेता था या मुंह शांत कर लेता था। मुंह ऐसा नहीं होता है कि कोई टीचर कोई पूछता तो आप जब नहीं आता तो आप उदास वाला मुंह बना लेते हो कि ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक वैसे ही वो बना लेता था। रिमेंड मतलब हमेशा वो मुंह बनाया रहता था। साइलेंट मतलब था वो शांत बनाकर अपना मुंह बनाया रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब शिक्षक उससे कोई क्वेश्चन पूछते थे तब। एंड लाइक एन ओवरलेडन एस पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लो दैट केम डाउन ऑन हिज बैक। जैसे कि ओवरलेडन मतलब कि सामान भरा हुआ। ओवरलेडन मतलब होता है किस चीज़ को आप बोलते हैं ना कि मैंने इस पर सामान लदाया हुआ है। तो जैसे कि एक गधा, या ऐस मतलब गधा है, जैसे एक गधा बड़े ही धैर्य से सफ़र मतलब संघर्ष करता है। ऑल द ब्लो जितने भी उसको घाव लगते हैं, दैट कम डाउन ऑन हिज बैक, जब भी उसको घाव, जो भी उसको दर्द होता है उसके पीठ पर, जब वो सामान ढोकर जाता है तो जो भी उसको दर्द होता है, जो भी उसको घाव लगता है उसको वो सह लेता है। ठीक वैसे ही पथिक भी सब कुछ सह रहा था, मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा था, वो सब कुछ सह रहा था। व्हेन अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो। वो एक तरीके से विस्टफुली मतलब दोनों होता है, उत्साह भी होता है और एक तरीके से उदास भी होता है, तो उसको यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ मतलब उदास थे कि वो जो लड़के थे जो बाहर जाते थे खेलने के लिए, ही स्टूड विस्टफुली, वो खड़ा हो जाता था बड़े उदासता से, बाय द विंडो मतलब खिड़की पर, एंड गेज्ड एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस। जो दूर की जो छतें होती थी, रूफ मतलब एक तरीके से छत या बालकनी, तो वो जो छतें होती उसको घूरता था, देखता था। ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, दूर के घरों को वो देखता था, है ना। डिस्टेंट हाउसेस मतलब वही दूर के घरों को वो खड़े होकर खिड़कियों से देखता था। जब दूसरे लड़के बाहर खेलते थे वो खड़े होकर अलग अलग घरों को देखता था। एंड इफ बाई चांस ही spied children playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing। मतलब कि और if by chance, और मतलब कि अगर by chance मतलब होता है कि कभी कभी ही spied children playing, जब कभी कभी वो देख लिया करता था किसी लड़कों को। चिल्ड्रन मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ चाइल्ड, तो वो जब ढेर सारे बच्चों को खेलते हुए देख लेता था ऑन द ओपन टेरेस, खुले हुए टेरेस पे, खुले हुए छत पर जब देख लेता था, ऑन एनी रूफ किसी भी छत पर खुले हुए टेरेस पे वो किसी को देख लेता था। हिज हार्ट वुड एक्ट लाइक विथ लॉन्गिंग, जो उसका
दिल था, मतलब कि जो हृदय था वो दर्द दर्द से एक तरीके से काँप उठता था, क्योंकि उसको हमेशा अपने पुरानी दोस्तों की याद आने लगती थी कि भाई मैं भी ऐसे खेलता था नदी किनारे। वैसे ही जब भी कभी वो छत पर किसी दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता था। देखो, रूफ और टेरेस दोनों, टेरेस क्या होता है, आप छत के दो लेयर होते हैं। एक लेयर जो जो एकदम छत होता है आपका लेयर है, और छत के ऊपर वाले हिस्से को हम टेरेस कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अब बहुत सिंपल आपको समझा रहा हूँ मैं। आपका छत है, तो आप जब कमरे में बैठे हो तो आपका छत आपको कमरे से कैसे दिखता है? ऊपर ऊपर दीवार दिखती है हॉरिजेंटल वे में, है ना। तो जब छत पे जाते हो तो जो छत पे आप चले गए तो वो टेरेस हो गया, और जब नीचे से आप छत को देख रहे हो तो वो रूफ है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जब आप छत पे चल जाते हो, तो जब आप छत पे चल रहे हो तो आप टेरेस पे चल रहे हो, लेकिन जब आप घर में बैठे हो कमरे में और तब आप छत को जब देख रहे हो तो वो रूफ है ना। तो अब समझ गया होगा आपका अंतर। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड अंकल। एक बार उसने एक तरीके से तलब किया, अपने आप को तलब किया, अपने सभी साहसों को तलब किया, मतलब सभी को इकट्ठा कर लिया, अपने पूरे करेज साहस को। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल मतलब मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम? अंकल कब मैं मामा कब मैं घर जा सकता हूँ? हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम। इंतजार करो जब तक छुट्टियां ना आ जाएं। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर। तो और जो वो सोचता है कि छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आने वाली हैं। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट। और तब तक तो बहुत समय बचा हुआ था इंतजार करने के लिए। ठीक, अब लास्ट के 3 पैराग्राफ हमें पढ़ना है। लिखा, वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन पथिक ने अपना लेसन बुक, मतलब सिंपल बोल सकते हो होमवर्क वाली बुक, उसने खो दी, खो गया उसका। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि, यहाँ तक कि वो हेल्प, वो जो किताबों से जो उसको हेल्प मिलती थी उससे भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसे बहुत मुश्किल होती थी इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ को तैयार करने के लिए उसको किताबों से भी मुश्किल ही होती थी। यानी कि जो किताब से उसको हेल्प मिलती थी वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल होती थी, अर्थात वो समझ नहीं पा रहा था जो पाठ में पढ़ाया जा रहा था। ऊपर से उसकी किताब खो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल, नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब वो नामुमकिन हो गया। जो थोड़ा थोड़ा जो उसको चांस था कि वो पेपर को, लेसन को समझ पा रहा था, अब तो वो लगभग नामुमकिन हो गया। डे आफ्टर डे, मतलब दिन प्रतिदिन, जैसे दिन बीतते गए, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। तो टीचर है वो उससे केन मतलब यहाँ स्टिक मतलब है डंडा, तो छड़ी से उसको मर्सीफुली मतलब अनमर्सीफुली, बिना दया के मारता था। पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं है। तो पहले वो टीचर जो सिंपल है, आप भी देखते हो कि अब टीचर पूछते हैं बुक लाए, नहीं लाए, तो टीचर आपको मारते हैं। ठीक वैसे ही उस समय भी टीचर उसे बिना दया के मारते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली, जो उसका जो कंडीशन था, जो उसका एक तरीके से परिस्थितियाँ हो गई थी उसकी, वो बहुत ज़्यादा मतलब एब्जेक्टली मतलब बहुत ख़राब हो गई थी। मिजरेबल मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। दैट इवन हिज कजिन वर अशेम्ड टू ओन हिम। यहाँ इतना ज़्यादा उसका हालत ख़राब हो गया था स्कूल में कि यहाँ तक कि इवन मतलब वो यहाँ मतलब है यहाँ तक कि हिज कजिन, जो उसके ममेरे भाई थे, वर अशेम्ड टू ओन हिम, उन्हें शर्मिंदा महसूस होता था उसे लेने के लिए। देखो, आप नॉर्मली जब स्कूल में आपके का कोई परिवार वाले रहते हैं तो आप बोलते हो अरे वो मेरा भाई है, अरे उस क्लास में पढ़ता है, वो मेरी बहन है, तो ठीक है, तो आप ओन करते हो, आप स्वीकार करते हो कि हाँ वो मेरा है। ठीक वैसे ही इतना बुरा हालत हो गया था पथिक का उस स्कूल में कि जो उसके ममेरे भाई थे या जो भी उसके भाई बहन थे, वो उनको शर्मिंदा महसूस होता था उसको स्वीकार करने में स्कूल में। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम। वो क्या करने लगे, वो उसे जीर मतलब होता है मजाक उड़ाने लगे और उसका अपमान करने लगे। मोर देन द अदर बॉयज, कोई और लड़कों से ज़्यादा वो खुद, जो उनके चचेरे ममेरे भाई थे, वो खुद उसका मजाक उड़ाने लगे, उसका
एक तरीके से अपमान करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, और आखिरी में वो अपनी आंट, अपनी मामी के पास गया, एंड टोल्ड हर, और बोला दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, उसने अपना किताब खो दिया। तो मतलब जब 5-6 दिन बीत गए होंगे, जब टीचर रोज मार रहे होंगे, तो जब उसके ममेरे भाई भी उसे चिढ़ाने लगे होंगे, तब उसका हिम्मत हुआ कि चलो जाके थोड़ा मामी से बोलें, शायद मामी पैसा देंगे तो नया किताब लेंगे। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, जो उसकी आंट थी वो उन्होंने अपने लिप्स को मरोड़ा, मतलब यह मरोड़ना मतलब है कि एक तरीके से बोल सकते हो गुस्से में उन्होंने अपना मुंह बनाया। इन कंटेम्प्ट मतलब वही है, गुस्से में। एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउड, मतलब क्लमजी मतलब तुम बहुत बड़े अनाड़ी हो, तुम एक तरीके से लुटेरे हो, है ना। कंट्री लुटेरे मतलब यहाँ मतलब है कि पैसा उड़ाने वाले, या बोलते हैं ना, अरे तुम लुटेरे हो, तुम तो बहुत पैसा खर्च करते हो। तो वही मतलब है कि वो जो मामी है उसे बोलते हैं तुम तो बहुत बड़े अनाड़ी हो, तुम बहुत बड़े पैसा खर्च करने वाले, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि लुटेरे हो। हाउ कैन आई अफोर्ड, कैसे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कैसे मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ, या ये मैं सहन कर सकती हूँ। विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स विथ 5 टाइम अ मंथ, कैसे मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ, कैसे मैं ये सहन कर सकती हूँ कि पूरी मेरी जो फैमिली है वो नई किताब तुम्हारे लिए खरीदे महीने में 5 बार। तो ये एक तरीके ताना मार रही हैं कि तुम बड़े अनाड़ी हो, तुम किताब ठीक से नहीं रखते हो, तुम एक तरीके से पैसा खर्च करवाने वाले हो, तुम लूटने वाले हो देश को, वैसे हो तुम। और वो ताना मारती है कैसे मैं खरीदूंगी मेरे पूरे फैमिली को लेकर 5 किताब तुम्हारे लिए हर महीने। ठीक है, ताना मार रही है कि पैसा नहीं है हमारे पास और हम हर महीने तुम्हें 5 किताब बार बार खरीद कर नहीं दे सकते। ठीक, अब लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट नाइट, उस रात्रि, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात्रि जब वो स्कूल से घर आ रहा था, पथिक हैड अ बैड हेडेक, तो जो पथिक था उसको एक बहुत बुरा, बैड मतलब बुरा, हेडेक मतलब होता है एक तरीके से सिर दर्द उसे हुआ। विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग मतलब बोल सकते हैं थरथराहट, यानी कि जो उसका शरीर था वो कपहाहट के साथ उसको एक तरीके से क्या हो गया, उससे सिर दर्द किया उसका। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसको फील हुआ, उसे महसूस हुआ कि वो होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, उससे अटैक होने जा रहा है, उसको झटका लगने जा रहा है, या उस पर आक्रमण होने जा रहा है। मलेरिया फीवर यानी कि मलेरिया के बुखार का उस पर अटैक होने वाला है, अर्थात उसे फील होता है कि उसे मलेरिया होने वाला है या हो गया है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज, उसका एक सबसे बड़ा जो डर था, दैट वो यह था, ही वुड बी ए नुएंसेस टू हिज आंट, अब वो अपनी आंट के लिए, अपने मामी के लिए बाधा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो परेशानी चली रही है, उसकी मामी उसे एक तरीके से पसंद नहीं करती हैं, ऊपर से वो हमेशा किताब खो देता था तो उसके लिए डांटती थी। फिर अब तो उसको उसको लगता है कि उसको मलेरिया होने वाला है, और उसको ये डर था कि जब ये बात आंटी को पता चलेगी तो उनके लिए मैं सबसे बड़ी बाधा हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका चौथा पार्ट। मुझे पता है एक तो जगह आपको समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को या तो रिपीट कर लीजिए, या तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हो सके मैं आपको उस लाइन का हिंदी आपको वहाँ डायरेक्ट बता सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आपको 12th के और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। ये बहुत लंबा चैप्टर हो गया था, आखिरी पार्ट भी हम जल्दी डालने वाले हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video।